गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 3 जो कि है हिमालय की बेटियां। इसके लेखक हैं बाबा नागार्जुन। अब तक इस पाठ में हमने पढ़ा कि जो लेखक है नागार्जुन वे हिमालय में जाते हैं और चूँकि वो मैदान में जो नदियाँ बहती है, हमारी पवित्र नदियाँ जिन्हें हम मानते हैं, गंगा, यमुना, सतलज, तो इन्हें उन्होंने नदियों को मैदानों में बहते हुए देखा है। और जब वे हिमालय पर जाते हैं तो वहाँ उन्हीं नदियों को पतली धारा के रूप में देखते हैं। तो वे कल्पना करते हैं कि जैसे ये जो नदियाँ हैं ये मैदानों में बहुत ही धीर गंभीर किसी संभ्रांत महिला जैसी है, बहुत एक उच्च कुल की महिला के जैसे बहुत ही शांत और गंभीर रहने वाली है। जबकि हिमालय पर जाने पर उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि ये छोटी बच्चियां हैं जो अपने पिता यानी हिमालय की गोद में खेल कूद कर रही हैं, उछल कूद कर रही है। तो जब वो पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो जो ध्वनि होती है, जो आवाज़ होती है झरनों के बहने की, तो ऐसा लगता है जैसे वो हंस रही है खिलखिलाकर। और जैसे जैसे वो पहाड़ से नीचे उतरती जाती हैं वैसे जो ऊंचाई है पहाड़ की वो कम होने से और मैदान शुरू होने से कई जंगल मिलते हैं जहाँ अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। तो वहाँ पर नदियों का वेग कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे वो नदियाँ जो हैं वो थोड़ा रुक कर और अपने अतीत को याद कर रही है, अपने बचपन को याद कर रही हूँ, इस तरह उन्हें लगता है। और वो देखते हैं कि जो हिमालय है वो बहुत एक पिता के समान है। तो जब उनकी बच्चियां जो है नदियां हैं वो उनसे दूर जा रही है खेलते कूदते, कुछ उनका लक्ष्य है जिनकी तरफ वो बढ़ती हुई चली जा रही हैं, तो अपने से दूर होने की वजह से वो बहुत ही परेशान हो रहा होगा। और इसका जवाब जब पहाड़ियाँ हैं दूसरी जो बर्फ़ से जली हुई है, यानी वहाँ पर हरियाली ख़त्म हो गई है बर्फ़ की वजह से, तो वहाँ बर्फ़ रहने से और हरियाली नहीं रहने से अगर उनसे प्रश्न पूछा जाए कि ये हिमालय कितना परेशान होता होगा उनकी बेटियों से दूर होने से, तो वे कोई भी जवाब नहीं देती हैं। यहाँ कुछ अलग अलग शब्द भी आए हैं जैसे उपत्यकाएँ, आदित्यकाएँ, जो कि पहाड़ों में जो ज़मीन होती है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद आगे लेखक कहते हैं कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है, जब उनका ध्यान आता है तो ये नदियाँ ऐसा लगता है कि आप अपने आप में कुछ नहीं बल्कि अन्य दूसरी नदियों से मिलकर बनी है। बहुत सी नदियाँ इसमें अपना पानी मिलाती है तब जाके ये बहुत महानद बनते हैं, महान या महानदी जिसे कह सकते हैं वो बनती है। और इन नदियों में जो बहने वाला जल है वो और कुछ नहीं बल्कि जो दयालु हिमालय है उसके हृदय का पिघला हुआ जल है जो बूंद बूंद बन के इकट्ठा होता रहा और फिर इन नदियों में प्रवाहित होता है अभी भी। और ये जो हिमालय से उतरी हुई नदियाँ हैं जो महानदी बन जाती हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, वो आखिर जाकर अपना जल समुद्र में मिला देती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे जो समुद्र है वो बहुत ही भाग्यशाली है जिसे हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने का मौका मिला है, जिसमें ये अपना सारा जल ले जाकर उंडेल देती हैं। तो लेखक कल्पना करता है कि ये जो समुद्र है वो एक तरह से इन बेटियों का हाथ थामने वाला उनका पति या उनके दामाद है और जो हिमालय है वो ससुर है। अब पढ़ेंगे आगे। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। कालिदास बहुत ही महान लेखक हुए हैं या कवि हुए हैं हमारे देश के, जिन्होंने मेघदूत लिखा था, जिसमें उन्होंने जो बादल हैं उनको दूत के रूप में प्रयोग किया था। दूत के रूप में अपने यक्षिणी तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए मेघ को दूत के समान प्रयोग किया और मेघों को संदेश देते हुए उन्होंने इस काव्य की रचना की थी।
तो इसमें इसका उल्लेख करते हुए लेखक जो है नागार्जुन वो कहते हैं कि नदियों को देखकर मुझे कालिदास की वह बात याद आ गई जिसमें विरही जो यक्ष हैं जो कि अपनी यक्षिनी को संदेश देते हैं। तो वे यक्ष अपने जो मेघदूत हैं, जो मेघ जो हैं, उन्हें अपने दूत के रूप में कहते हैं कि जो वेत्रवती है यानी जो बेतवा नदी है, जब तुम जाओगे तो उस रास्ते में वो नदी मिलेगी, तो वहाँ पर अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी कि वहाँ पर बारिश करते जाना, जिससे तुम्हारी ये जो प्रेयसी है जिसके यानी वहाँ पर बारिश करते हुए जाना, क्योंकि बादल का प्रेम जो है वो बारिश के रूप में बरसता है। तो प्रतिदान यानी वापस से देना, दान का प्रतिदान वापस से उसे कुछ देना। तो नदियों का पानी ही भाप बनकर बादलों को मिलता है और बादल से जो बारिश होती है वह फिर से बहकर नदियों में जाता है पानी। तो इसीलिए जो विरही यक्ष हैं वो मेघदूत को कहते हैं कि जब तुम वहाँ से गुजरो तो बेतवा नदी जो है वेत्रवती, वहाँ पर अपने प्रेम का प्रतिदान देते हुए जाना, जिससे तुम्हारी जो प्रेयसी है जो नदी है वो अब तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो यह बात लेखक को इन जो चंचल नदियाँ हैं उन्हें देखकर अचानक से याद आ गई और उन्होंने सोचा कि शायद जो महाकवि हैं कालिदास, उनको भी नदियों का सचेतन रूपक यानी कि मानवीय रूप उन्हें या एक इंसान मानकर, मानव मानकर कहना, अपना संदेश देना, वो उन्हें पसंद आया होगा। यानी उन्होंने नदियों को भी मनुष्य माना, तो उन्हें एक रूपक दिया मनुष्य के जैसा, तो वह रूप उन्हें पसंद था। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि जो नदियां हैं वो एक छोटी बच्ची हो जो कि हिमालय पर जिसका अलग रूप होता है और आंगन यानी नीचे मैदान में आने पर अलग रूप होता है। आगे काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिससे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग, जो कि तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। तो काका कालेलकर भी एक महान लेखक हुए हैं जिन्होंने नदियों को लोक माता कहा था, क्योंकि जो ये नदियाँ हैं उनसे सिंचाई होती है, पेड़ पौधों को पानी मिलता है, साथ ही सिंचाई की वजह से जो अनाज है वो उत्पन्न होता है और उससे लोगों को भोजन मिलता है। तो एक तरह से जिस तरह माता अपने बच्चों का ध्यान रखती है, उसी तरह ये नदियाँ भी हमारा पोषण करती हैं। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। तो जो नागार्जुन है वो कहते हैं कि नदियाँ हमारी माताएं ज़रूर हैं, लेकिन अगर हम इन्हें बेटियों के रूप में देखें तो भी क्या गलत है। और अगर थोड़ा और आगे जाकर हम इन्हें प्रेयसी की भावना करें यानी प्रेमिका माने तो कैसा रहेगा। और साथ ही ममता का एक और भी धागा है, यानी एक और रूप होता है, उसके साथ अगर हम इन्हें जोड़ें यानी हम उन्हें बहन का स्थान दें नदियों को, तो कैसा होगा। तो बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है, शायद किसी ने नहीं। तो एक दिन लेखक अपनी इसी भावना को प्रकट कर रहे हैं कि एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई कि मैं नदी जो है उन्हें बहन मानूं, क्योंकि उनके साथ ऐसी घटना हुई थी। तो वो बताते हैं कि जब मैं थोलिंग जो तिब्बत में है वहाँ पर था, तो उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मन भी उनका उदास था। तो वो जाकर सतलज नदी के किनारे बैठ गए। उस समय दोपहर का समय था। उन्होंने अपने पैर सतलज नदी के जल में लटका दिए और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जो जल है उसने असर डाला और तन और मन ताज़ा हो गया। नदी का जो बहता हुआ पानी है, जो प्रगतिशील कहा है, उसके पानी की वजह से उनका तन और मन दोनों ही ताज़ा हो गया। उनकी थकान भी जाती रही और जो उदासी थी वो भी ख़त्म हो गई। तो वो गुनगुनाने लगे और उन्होंने गाया, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो जो सतलज है, नदी है, उसको बहन मानते हुए, जैसे बहनें हमारा ध्यान रखती अपने भाइयों का, उसी तरह लेखक भी कहते हैं कि मेरा भी जैसे एक तरह से
जो उदासी थी और जो थकावट थी उसे इस नदी ने बहन के रूप में दूर कर दिया। तो उसी के लिए लेखक कहते हैं कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, यानी जो तुम्हारी लीला है जिसकी वजह से मेरी थकान और उदासी गायब हो गई वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। और उसकी वजह से मेरा मन जो था, जो उदास था, वो बहुत ही खुश हो गया और जो खुमारी छाई हुई थी, जो नशा सा छाया हुआ था, थकान छाई हुई थी, वो भी हट गई। तो इसीलिए मैं तुम पर बलिहारी चाहता हूँ, यानी न्यौछावर चाहता हूँ। तुम इस तरह हो जैसे कि ये बेटी हो और तुम्हारा जो पिता है वो हिमालय है, जो कि बहुत ही शांत और ऐसा लग रहा है जैसे चिंतित हो। बिल्कुल चुपचाप सा खड़ा है हिमालय, लेकिन जो प्रकृति है वो ऐसे लग रहा है कि उसके चित्रित पट पर हिमालय की अद्भुत छाप उस पर लगी हुई हो। एक पट, चित्रित पट है, चित्रकारी किया हुआ, जिस पर हिमालय की छाप के रूप में दिख रहा है। और उसकी जो हिमालय है वो ऐसे लग रहा है जिसकी अनुपम है, उसका रूप बिल्कुल अलग है, अद्भुत है। और वहाँ उसकी तुम पुत्री हो तो तुम्हारी जय हो।